Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is class 11th and the topic today is copyrights and trademarks. Just we will try to explain both the terms copyright and trademark. First, let us see what is copyright. In simple words, we can say that copyright, it is the protection, or it protects the original work of ownership. The protection of original work of ownership is called copyright. अब समझिए कॉपीराइट क्या होता है कि जब कोई शख्स अपनी कोई क्रिएटिव वर्क होता है, कोई कुछ लिखता है, किताब लिखता है, कोई अपनी थीसिस देता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक हक दिया है एक शख्स को कि कोई उसको कॉपी न करे, कोई उसको अपने नाम पर न छापे. तो दिस आइडिया इट इज़ नोन एज कॉपीराइट. इट मीन्स राइट टू कॉपी, यानी नकल करने का हक जो है. इट इज़ ए प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिव इंडेवर ऑफ एन ओनर. एक शख्स जो है उसकी अपनी तख्लीक जो है, उसका अपना काम जो है, तख्लीकी काम जो है, उसका प्रोटेक्शन ये है. लेकिन बट अनलाइक पेटेंट इट पर्टेन्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. लेकिन जैसे पेटेंट जो होता है वो गुड्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए होता है. लेकिन यहाँ जो है ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल काम के लिए होता है, लिटरेरी काम के लिए होता है, लिटरेचर के लिए होता है. इसका गुड से कोई ताल्लुक नहीं होता है. समझे? यानी इसका ताल्लुक गुड्स और सर्विसेज, गुड्स खासतौर गुड्स से नहीं होता है. इसका ताल्लुक जो है अदब से है, राइटिंग से है, तहरीर से है. उसका प्रोटेक्शन एक शख्स को दिया जाता है, उसके लिखने वाले को, तख्लीकार को दिया जाता है, क्रिएटर को दिया जाता है. तो ये हक जो है इसे कॉपीराइट कहा जाता है. सो इट गिव्स एन एक्सक्लूसिव राइट to do or authorize others to do certain acts in relation to literary, say adab, drama, music, art, cinematography and sound recordings. इनमें जो हक होता है क्रिएटर को, तख्लीकार को, इससे कॉपीराइट का कहा जाता है. तो ये हक किसी दूसरे को भी, he can transfer this right of copying to another, but with his consent, but with his permission. Without permission, it cannot be copied, it cannot be transferred, it cannot be written by any other's name. So it is known as copyright. So it gives a right to, or it gives authorize others to do certain acts in relation to literary work, dramatic work, musical work, artistic work, cinematography and sound recordings. This copyright it gives protection for 50 years. यानी 70 साल के लिए एक शख्स को कॉपीराइट का प्रोटेक्शन देता है. 70 साल के लिए उसके नाम पे, उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी इंसान इसको अपने नाम पर या उसकी इजाज़त के बगैर पब्लिश नहीं कर सकता है. इट इज़ नोन एज कॉपीराइट. 70 years. So this act 70 years for literary work, not 50 years for literary work. And again here 25 years for photographic works. यानी उसकी 25 साल के लिए उसकी तस्वीर कोई छाप नहीं सकता है. 50 साल के लिए उसके नाम पे, उसकी इजाज़त के बगैर कोई वो छाप नहीं सकता है. लेकिन फोटोग्राफिक वर्क जो है वो 25 years के लिए प्रोटेक्शन देता है इस शख्स को. ये जो है इंडियन कॉपीराइट एक्ट, इट वाज पास्ड इन 1957. 1957 में इसको पहली बार, इस एक्ट को हिंदुस्तान में पास किया गया. और उसके बाद इसकी अमेंडमेंट हो गई 1994, और उसके बाद फिर इसकी अमेंडमेंट हो गई 2002. सो दीज वायर it was for the first time the protection, this copyright protection, it was just passed as a law in 1957. Then it was amended
in 1994 and latest amendment in 2002. So the objectives of this copyright is it is an encouragement to original works. यानी इसका मकसद क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो है इसके लिए एक्ट भी पास किया गया कि शख्स का ओरिजिनल वर्क जो है, उसकी थीसिस जो है, उसकी लिटरेरी वर्क जो है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए. सो इट गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑथर्स, कंपोजर्स, आर्टिस्ट्स, designers for their creative and original works. So it is a reward for them, but it is usually for 50 years. So any other person without the consent of the creator cannot publish it or exploit it for his monetary benefit. It is this exploitation, or any person can use it for his personal use, for his monetary benefits by the consent of the original creator. And second, what is its objective? It gives protection to the originator. So the law here mentions it that it protects the author or the creator of the original work from the unauthorized reproduction or exploitation of his or her material. कोई शख्स उसकी इजाज़त के बगैर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है उसके मटेरियल को. सो ये जो है ये दो वजह हैं, इसको मकासद जो हैं ये दो हैं कि इसको कॉपीराइट जो है ये क्या है, इसका मकसद क्या है. Here it said that no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher. यानी आज के दौर में हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आज के दौर में भी it is an illegal work if we will transfer or we will publish or we will just give in social media on our own name without the consent of the creator of this very data. So it is an offense. It is illegal in the eyes of law as the law passed in 1957. So here it is written there copyrights reserved. ये हर किताब जो कि कुछ थीसिस होती है या क्रिएटिव वर्क किसी का होता है, लिटरेरी वर्क होता है, उस पर लिखा होता है कॉपीराइट्स रिजर्व्ड. यानी वो शख्स जिसकी ओरिजिनल काम जो है, क्रिएटिव वर्क उसका है, उसकी इजाज़त के बगैर नो वन कैन कॉपी इट, नो वन कैन पब्लिश इट, नो वन कैन एक्सपोज इट, नो वन कैन टेक मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ दिस वेरी क्रिएटिव वर्क. So this is copyright. Now let us see what is trademark. Trademark. Students, you must remember is this this trademark, it was a law was passed in 1958, Trade and Mercantile Marks Act. Trade and Mercantile Marks Act 1958. What it says that any name, symbol or distinguishing device or any combination thereof adopted and used by manufacturer, यानी कोई सिंबल, कोई नाम, कोई लफ्ज़ जो दूसरों से मुख्तलिफ हो, ये भी कोई प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट अपनी गुड्स को दे देता है. मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट to identify his or her goods and distinguish them from those manufactured or sold by others, ताकि वो दूसरों से अलग, उसका प्रोडक्ट जो है वो अलग रहे दूसरों से जो इस किस्म के प्रोडक्ट तैयार करते हैं. तो इसमें एक एक्ट भी है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, TRIPS. वो इसकी एक क्लियर डेफिनेशन देता है that what are the do's and what are the do nots in this regard. Students, you have seen that patents and copyrights
हमने देखा कि पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। लेकिन यहाँ ये जो है इट कैन बी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और द टाइम व्हेन it is valuable or it is for the use of the public or it is for the benefit of the public, till date it can continue, the trademark can continue। यानी एक सिंबल होता है, एक नाम होता है जो एक कंपनी, जो एक बनाने वाला अपनी प्रोडक्ट को देता है ताकि ये बाज़ार में, मार्केट में इस जैसी दूसरी चीज़ों से अलग दिखाई दे। जैसे हम आज के दिनों में देखते हैं कोक, ये एक कोका कोला कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को कोक ट्रेडमार्क देता है ताकि ये बाकी जो ब्रेवरेजेस हैं, बाकी जो इस किस्म की चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनसे अलग हो। या एप्पल कोई देता है अपनी कंपनी को, या जैसे ये जो हैं सेल फोन बनाती है कोई कंपनी एप्पल, या कोई एक देता है पी मार्क, जैसे तेल बनाते हैं तो वो कंपनीज जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, वो तैयार करने वाली कंपनीज जो हैं, वो अपने ऑयल को जो है उसको पी एक ट्रेडमार्क देती हैं ताकि ये दूसरी जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ये जो हैं तेल बनाने वाली कंपनी जितने भी हैं, ताकि हमारी कंपनी जो है उनसे अलग हो। जैसे हम देखते हैं पी मार्क, पिछले 50 साल से ये कंपनी जो है अपनी एक अलग शनाख्त बनाए हुए है तमाम मार्केट्स में, तो पी जो है उनका ट्रेडमार्क है ताकि ये दूसरी चीज़ों से, जैसे कोक ट्रेडमार्क है, एप्पल ट्रेडमार्क है, ताकि ये दूसरी तमाम चीज़ों से अलग होके रहे। इट इज़ नोन एज ट्रेडमार्क। 1958 में एक्ट पास किया गया। इट इज़ एनी वर्ड, नेम, सिंबल और डिस्टिंग्विशिंग डिवाइस और एनी कॉम्बिनेशन thereof adopted or used by a manufacturer or merchant to identify his or her goods and distinguish them from those manufactured or sold by others. It is trademark. It is registered for a period of 7 years and then it is renewed. यानी 7 साल के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन, पहले 7 साल के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन होती है और बाद में उसे रिन्यू किया जाता है मजीद 7 साल के लिए। After every 7 years, it is renewed. The licenses are renewed. This trademark, it is a special symbol, a name which distinguishes the product from other products available in the market. अब ये जो है ट्रेडमार्क जो है, इस ट्रेडमार्क को मुख्तलिफ कैटेगरीज जो इसकी हैं, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ ट्रेडमार्क, यानी किन किन सूरतों में कैसे कैसे ट्रेडमार्क को है दिया जाता है। फर्स्ट इज कॉइनड मार्क्स। कॉइनड मार्क्स जो हैं ये भी सिंबल्स हैं, ये भी निशानात हैं, लेकिन इनको प्रोडक्ट और इस ट्रेडमार्क के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। जैसे हम एप्पल, यो तो हम कहते हैं एप्पल का मतलब है सेब, लेकिन अब जो मोबाइल फ़ोन जो हैं, सेल फोन जो हैं, उनके और इस एप्पल के दरमियान तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसको कॉइनड मार्क्स कहा जाता है। डिनोट नो रिलेशनशिप बिटवीन द मार्क एंड द गुड्स और सर्विसेज। बाटा जैसे कोडक, ये कॉइनड मार्क्स हैं, क्योंकि बाटा अगर हम इसका मीनिंग लें तो उसके ये ट्रेडमार्क है, उसके और शूज़ के दरमियान देयर इज नो रिलेशनशिप and afford the possibility of expansion to a wide range of products। यानी अब ये एप्पल जो है बहुत सी, जैसे टाटा है, ये अब कंपनी जो है टाटा कंपनी, ये नमक भी बनाती है, अब ये टीन भी तैयार करती है, अब ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट तैयार करती है, लेकिन टाटा और नमक में कोई देयर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन द टू थिंग्स, द नेम एंड द प्रोडक्ट। There is no similarity between teen and Tata. So this is known as coined mark, when there is no relationship between the mark and the goods or services. Second is an arbitrary mark. Arbitrary mark जो है
इसमें इस आर्बिट्रेरी मार्क ये एक किस्म का ये भी ट्रेडमार्क है, लेकिन इसमें मार्क जो है इसका मीनिंग अलग होता है। यानी जिस लैंग्वेज में इसको रखा जाता है इट इज़ डिफरेंट, द मीनिंग इज डिफरेंट इन दैट वेरी लैंग्वेज इन विच इट इज़ केप्ट। जैसे एप्पल, मैंने कहा ये एप्पल जिस कंपनी में रखा है उस कंपनी के यहाँ इसकी मीनिंग जो है वो कुछ अलग होगी। अब ये सेल फोन का एक ट्रेडमार्क है, it is only given for the product or service, but the meaning may be different in that very language in which it has been selected as a trademark. So there is difference between the meaning in that very language and the product or service. Third is a suggestive mark. It means it has certain features, qualities, ingredients और कैरेक्टर्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। यानी ये मार्क जो है इसमें उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, फीचर्स मौजूद होती हैं। जैसे हम कहते हैं हालो शैम्पू या कोलगेट, हम कहते हैं टूथपेस्ट। अब जो है कोलगेट जो है और शैम्पू जो है there is every possibility that in the meaning there will be something, some quality or the feature of that very product may be hidden in this. तो ये जो है it is known as suggestive mark because in this type of trademark there is a feature, a quality or any ingredient or characteristic it is hidden in the trademark of that very product whose trademark is this. And then there is descriptive mark. This type of trademark, it is kept for a significant period of time and gained consumer recognition. यानी ये कुछ मुद्दत के लिए डिस्क्रिप्टिव जो है कुछ मुद्दत के लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि हमारे कंज्यूमर्स जो हैं how they reacted, how they liked it, how they got attracted towards it, and then it is to be registered. तो इसकी ये जो है अब ये लोगों में जब इसकी एक्सेप्टेड किया जाता है, इट हैज़ गॉट सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, देन इट इज़ रजिस्टर्ड. फर्स्ट इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, इट can gain the attraction of the people, the consumers, the customers. So it is known as descriptive trademark. जैसे यहाँ कहता है rubberoid as applied to roofing materials that contain rubber. ये rubberoid जो है एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा ट्रेडमार्क है जो कि मटेरियल्स को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक किस्म का रबर होता है, इसलिए उसे रेबरॉइड कहा जाता है. यानी रेबरॉइड ट्रेडमार्क है तो उसमें रबर मटेरियल है, तो इसकी एक सिमिलरिटी है दोनों के दरमियान. अब जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, हाउ ट्रेडमार्क्स आर रजिस्टर्ड. इसमें पहली बात जो है रिटन एप्लीकेशन. पहले जो है ट्रेडमार्क जिसके नाम पे ये ट्रेडमार्क दिया जाता है किसी भी इसकी प्रोडक्ट के लिए, तो फर्स्ट ही हैज़ टू गिव एन एप्लीकेशन. इट स्टार्ट्स the work, the process starts with an application in the patent office. इसमें एक एप्लीकेशन दी जाती है, उसमें इस पेटेंट मतलब पेटेंट इस सीकर को जो कि पेटेंट डिमांड करता है, पेटेंट राइट्स डिमांड करता है, ये ट्रेडमार्क डिमांड करता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसका नाम उसमें होता है, एड्रेस होता है, सिटीजनशिप होती है, तो फिर और कंपनी नाम होता है. वो डिमांड करता है अपनी एप्लीकेशन में वो सब चीज़ें उसको लिखनी पड़ती हैं और उसके साथ उसको लिखना पड़ता है व्हाट इज़ द ट्रेडमार्क दैट आई डिमांड, दैट आई सजेस्ट फॉर माय प्रोडक्ट. सो ही हैज राइट डाउन द ट्रेडमार्क फॉर हिज प्रोडक्ट. तो दिस इज द बिगिनिंग. एंड देन ड्राइंग प्रेपरेशन. एट दिस स्टेज व्हाट हैपन्स, ए फॉर्मल ड्राइंग ऑन ए गुड क्वालिटी white paper using permanent black इंडिया इंक इज प्रिपेयर्ड. यानी अब इसकी ट्रेडमार्क की ड्राइंग बनाई. जैसे पी मार्क पर हम देखते हैं कि एक औरत है, सामने उसकी एक कढ़ाई है, एक चमचा है, तो वहाँ कुछ वो तैयार करती है. इट इज़ ड्राइंग प्रेपरेशन. सो इन द सेम वे वी सी द एप्पल सेल फोन्स
In this regard, a cell phone may be given on any drawing sheet in permanent Indian black Indian ink so that it can be recognized, it can be confirmed by the patent office authorities. So this is the drawing preparation stage. It does not require any engineering or credential of skill. खुद भी इंसान बना सकता है that this I want this type of this trademark for my product. Third is specimen preparation. अब जो कंपनी है, अब जो पेटेंट ऑफिस जो है, वो इसकी स्पेसिमेन प्रेपरेशन तैयार करती है. अब ये कहता है कि 5 स्पेसिमेन ऑफ एक्चुअल ट्रेडमार्क, उसकी 5 स्पेसिमेन, एक्चुअल ट्रेडमार्क की 5 स्पेसिमेन उसको दी जाती है एप्लीकेशन के साथ. यानी ड्राइंग प्रेपरेशन, एप्लीकेशन, ड्राइंग प्रेपरेशन, उसके साथ 5 स्पेसिमेन. अब ये जो है, ये जो अथॉरिटी जो है, अब उसके बाद उसको वो कन्फर्म करती है, उसको वो सिलेक्ट करती है. एक मतलब यहाँ दिया फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर्ड वैलिडेटेड फोटोग्राफ्स, उसके साथ कुछ उसके फोटोग्राफ्स भी दिए जाते हैं. स्पेसिमेन और फोटोग्राफ्स के साथ इसको इस ऑफिस में दिया जाता है सिलेक्शन के लिए, और उसके बाद इशू ऑफ ट्रेडमार्क होता है. लास्ट स्टेज जो होता है, अब वो कंपनी जो है, पेटेंट स्टैंडर्ड जो है, पेटेंट स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, या वो कंपनी जो है, वो उसके हक में ट्रेडमार्क इशू करती है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है दैट इट मस्ट बी कंप्लीट एंड करेक्ट इन एवरी रेस्पेक्ट. तब वो उसको रजिस्टर करती है, वो पेटेंट ऑफिस को रजिस्टर करता है. सो देन ही इशूज 3 कॉपीज ऑफ द रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट एंड द डेट ट्रेडमार्क स्टार्ट्स फॉर ट्रैकिंग द प्रोटेक्शन पीरियड. वहाँ से शुरू होता है प्रोटेक्शन पीरियड 7 साल का, कि आप यहाँ से आपका ट्रेडमार्क आपके हक में दिया जाता है. सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच a trademark is registered. So I think these were 2 important important topics, copyrights and trademark. Probably such questions are to be asked in your final exams. So prepare them and prepare for your exams. Thanks.